नमस्कार। हरियाणा की पॉलिटिक्स पर आज हम एक बार फिर जगदीप सिंह सिंधु के साथ हैं, जो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जगदीप जी, अभी बीजेपी ने मोहनलाल बडोली को वहाँ पार्टी का अध्यक्ष बनाया है, राज्य हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष बनाया है। जी नायब जी सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं जी और खट्टर साहब जो है वो दिल्ली में मिनिस्टर हैं। जी तो इसमें देख रहे हैं हम कि जो जाट कम्युनिटी है या किसान कम्युनिटी है उसको कोई एकोमोडेट या रिप्रेजेंटेशन नहीं दिए गए, जो टॉप 3 की पोस्ट हैं उनके पास। तो बीजेपी हरियाणा में अगला विधानसभा चुनाव जीतने के लिए क्या सामाजिक समीकरण या जातीय समीकरण बना रही है, ये समझना चाहते हैं। देखिए, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है, इनके अपने आंतरिक सर्वेक्षणों से इनको पहले भी पता लग चुका था। और लोकसभा चुनाव से पहले जिस प्रकार से चला आ रहा, इन्होंने नेतृत्व का परिवर्तन किया। मनोहर लाल खट्टर जी को जहां उन्होंने हटा के नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री के तौर पे रखा, तो उसमें उन संकेतों के बाद ये सामने स्पष्ट होने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी को ये आभास हो चुका है कि हरियाणा में उनकी स्थिति उस प्रकार नहीं रहेगी लोकसभा चुनाव में, जैसी उनको अपेक्षा थी या जो वो सोचते हैं कि उनको मिलना चाहिए। तो इन्हीं कुछ कारणों को देखते हुए, इन्हीं तरीकों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अब जो लोकसभा के परिणाम आए उसके बाद फिर अपनी रणनीति में एक बदलाव किया है। और इस बदलाव में उन्होंने प्रदेश के अध्यक्ष के तौर पे अब मोहनलाल बाडोली को जैसे अध्यक्ष घोषित किया है, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं। मनोहरलाल बाडोली के बारे में बता दूं कि ये बहुत 1979 के आसपास, 90 के आसपास राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े थे। उसके बाद से ये प्रदेश में अपने 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 जिले में मंडल अध्यक्ष रहे, जिला अध्यक्ष रहे और भारतीय जनता पार्टी में रहे। अभी लोकसभा का चुनाव इन्होंने सोनीपत से लड़ा था, जो ये हार हार गए। गए थे, हार गए हाँ, थे चुनाव। जी जी। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष बदला है, तो ये बताना यहाँ और भी उचित है कि 1 साल के भीतर ही भारतीय जनता पार्टी ने ये तीसरा बदलाव किया प्रदेश अध्यक्ष के नाते। अ, जैसे कि ओपी धनखड़ को 2023 में ओपी धनखड़ को हटा के नायब सिंह सैनी को बनाया गया था। नायब सिंह सैनी को हटा के अब मोहनलाल बाडोली को बनाया गया है। तो ये आप देखेंगे कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव आते-आते तक भारतीय जनता पार्टी को ऐसा आभास हो गया था कि जो एक बड़ा समाज है, जो कृषक वर्ग है हरियाणा का, जिसमें जाट बहुल हैं, अहीर बहुल है या राजपूत बहुल हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का जो एक बड़ा समर्थक वर्ग था, जिन्होंने 2014 में भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया था, उनमें बहुत नाराजगी है, आक्रोश है। तो उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीतिक तौर पे ये नीतिगत फैसले किए कि ओम प्रकाश धनखड़ जो जाट समुदाय से आते हैं, उनको बदल के पिछड़े समुदाय से नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। अब उनके समय रहते लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार के परिणाम आए हैं, भारतीय जनता पार्टी को जैसी हार मिली है, तो भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा है कि अब अन्य जातियां जो है उनमें से प्रतिनिधित्व तय करके और वो अपने प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपनी सम्मानजनक स्थिति कोई अगर हो सकती है तो वो बना लें। क्योंकि जो लोकसभा के चुनाव हैं, उनमें अगर ध्यान से देखा जाए तो हरियाणा की जो 2 अनुसूचित जातियों की सीट है, जो जिसको हम कह रहे हैं कि जो दलित वर्ग है, उसमें एक सिरसा और एक अम्बाला सुरक्षित सीटें हैं। दोनों की दोनों कांग्रेस जीती है। और अगर हरियाणा के जाटगढ़ की बात करें तो उसमें 4 सीटें आती हैं, जिसमें हिसार है, रोहतक है, सोनीपत है और भिवानी महेंद्रगढ़ को मान लिया जाता आधा
या आधे से कुछ ज्यादा क्षेत्र वो भी जाट एरिया में आता है। तो उसमें से 3 जो जाट गढ़ की तीनों सीटें हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी को गंवानी पड़ी है। तो इन समीकरणों के चलते, इन परिणामों के चलते भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा है कि जो समर्थक वर्ग 2014 में एक बार इनके साथ आया था, जिनकी वजह से इनकी सरकार बनी थी, 2019 के बाद जब किसान आंदोलन हुआ, उसका जो प्रभाव हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार है वो वहां सिमट गया है। और उनको लगने लगा है कि अन्य जो जातियां हैं, अन्य जातियों में जिस प्रकार से ब्राह्मण है, जिस प्रकार से विस्थापित पंजाबी जाति है, जो विस्थापित लोग थे पंजाब में आके, या पंजाब पाकिस्तान से आके बसे थे, वो पंजाबी हैं। उसके बाद जो बनिया है, जो अन्य पिछड़ी जातियों में कुम्हार है, सैनी है या लोहार हैं, वो जातियां जो जिनको अन्य प्रदेशों में लाभार्थी के तौर पे देखा जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी, शायद ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखिए हरियाणा की 90 विधानसभा जो सीटें हैं, उनमें 90 विधानसभा में शहरी और कस्बाई सीटें और ग्रामीण सीटें लगभग बराबर है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये पूरा आभास हो चुका है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को अब वो समर्थन मिलने की उम्मीद शायद नहीं होगी। तो उनका ध्यान केंद्रित है हरियाणा की जो कस्बाई और शहरी सीटें हैं, और कस्बाई और शहरी सीटों में बहुल संख्या उन वर्गों की है जो हिंदुत्व की और भी झुकाव रखते हैं। तो शायद इन सब मिश्रणों को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अब इस समीकरण को तय करने की सोची है, और ये इनकी पारंपरिक पुरानी एक नीति रही है, जिसको ये दोबारा प्रयोग कर रहे हैं। और ये भी बताना चाहूंगा कि इस नीति के तहत 2014 से पहले 1980 से जब से भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई और हरियाणा में राजनीति करने लगी, यही समीकरण पे भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती रही। कभी हरियाणा में सफलता नहीं मिली, और हरियाणा में जो सफलता मिली थी, उनको किसान वर्ग, जो जाट वर्ग है, और जो अहीरवाल है, और जो राजपूत समुदाय है, या अन्य जो कृषक वर्ग है, उसके बहुत बड़े समर्थन की वजह से ये मिला था। तो अब ये जो समीकरण बदले हैं भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को आभास है, और वो अपनी कोई सम्मानजनक स्थिति इन विधानसभा चुनाव के परिणामों के अंतर्गत देखने में तो लगी हुई है। इसीलिए ये इसका मतलब है कि जब बीजेपी इन वर्गों को कैटर कर रही है, तो जाहिर है फिर कि कांग्रेस जो है वो जाट और अहिरवाल या दलित इनको लेके आगे बढ़ेगी, और शायद इसीलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा ये दोनों सक्रिय हैं। जी, देखिए हरियाणा में अब के लोकसभा चुनाव में ये देखने को मिला था कि जो ग्रामीण समाज है वहां से जिस प्रकार से मतदान हुआ, और जो दलित वर्ग है, जो अन्य पिछड़े वर्ग में जो नीचे के तबके हैं, उन्होंने जिस तरह से एकदम पलट के अब के कांग्रेस का समर्थन किया, और ग्रामीण समाज में जो कृषक समाज है उसने भरपूर समर्थन कांग्रेस का किया, और मतदान में भी ये स्पष्ट हुआ। तो उसके बाद से ये समझ में आने लगा कि अब हरियाणा में एक बदलाव, एक परिवर्तन उस भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बड़े पैमाने पे हो चुका है। और ये भी कहा जा सकता है कि जो हरियाणा के अंदर जो दलित समाज है, जो पिछड़ा वर्ग है, उन्होंने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षाएं रखी थी, वो अपेक्षाएं उनकी उस तरह से पूरी नहीं हुई। और जो स्थानीय मुद्दे हैं, उन मुद्दों के प्रभाव को देखते हुए जो सारा ग्रामीण समाज है, वो एकजुट होने लगा है। मैं बताना चाहूंगा कि जो 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार की रणनीति हरियाणा प्रदेश में अपनाई थी, क्योंकि उससे पहले कांग्रेस का राज था, कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज 10 साल रहा, उससे पहले 5 साल इनेलो का राज रहा, उसमें ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे। तो ये 15-20 सालों से जो जाटों की राजनीति और जाटों का वर्चस्व था, उसको तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त जाट वर्सेस अन्य समाज को खड़ा किया था। लेकिन वो विभाजन, एक तरह से सामाजिक विभाजन उस वक्त हुआ था, लेकिन वो सामाजिक विभाजन अब बहुत हद तक खत्म हो गया है। तो अब भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा है कि अपनी पुरानी रणनीति को अपना के ही वो अपनी जो स्थिति है उसको कहीं बेहतर कर सकती है। हाँ, ये आपने ठीक एक्सप्लेन किया कि भाई किस तरह से वहाँ बीजेपी क्या सामाजिक समीकरण बना रही है।
चुनाव के लिहाज से। और जाहिर है कि उसमें वो मेरे ख्याल से कि जो एंटी जाट कम्युनिटीज हैं या जो गैर जाट कम्युनिटीज हैं, उनको ज्यादा वो मतलब फोकस कर रहे हैं या आगे करके चुनाव लड़ रहे हैं। इस बीच एक नया डेवलपमेंट ये हुआ है कि मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने और दुष्यंत चौटाला के जो इनेलो है राष्ट्र लोक दल जो उनका वहां का है, इन्होंने चुनाव लड़ने का आपस में समझौता किया है। तो इसका क्या असर होगा, क्या इम्पैक्ट होगा? क्या ये देखिए जो कोई सामाजिक आधार इनका बनेगा, दलित कम्युनिटी और जाट कम्युनिटी मिला के? त्रिपाठी साहब, जहां तक हरियाणा की राजनीति का सवाल है, ये गठबंधन कोई पहली बार नहीं हो रहा और 5वीं बार भारतीय मतलब बसपा का गठबंधन हरियाणा में किसी भी राजनीतिक दल से हुआ है। और इनके साथ, इनेलो के साथ तो पहले भी गठबंधन हुआ था 2019 के चुनाव के समय। उस समय बल्कि अभय सिंह चौटाला ने अजय सिंह चौटाला ने बहन मायावती के जो मायावती जी हैं उनके हाथ में कलाई बन के बहन का एक वो बड़े बहन का सम्मान की बात की ही थी और फिर बाद में ये गठबंधन टूट भी गया। अब ये दोबारा गठबंधन हुआ है। देखिए, अभी जो लोकसभा के परिणाम आए हैं उसमें अगर वोटों का आकलन किया जाए तो इंडियन नेशनल लोकदल को केवल 1.8% वोट प्राप्त हुए जी और विधानसभा में इनेलो की स्थिति केवल एक विधायक की थी। इनसे अलग होकर जो पार्टी बनी थी जननायक जनता पार्टी, उनको जी हालांकि 2019 के चुनाव में अच्छा खासा बहुमत मिला था और वो बहुमत भी भारतीय जनता पार्टी के विरोध करने के कारण मिला था। जी जी लेकिन उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा और राजनीतिक सौदेबाजी के लिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन किया और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए उन्होंने जो समझौता किया, उसके बाद उनका भी जनाधार बहुत हद तक खत्म हो गया क्योंकि वो आम मतदाता जिन्होंने उनको समर्थन दिया था वो अपने आप से विश्वासघात मानता था। और अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत तरह की खबरें आ रही हैं कि जननायक जनता पार्टी के अधिकतर जो विधायक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में या दूसरी अन्य किसी पार्टी के समर्थन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उनका आधार भी बहुत कम और बहुत सीमित हो गया है। तो जो इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी निरंतर हरियाणा में चुनाव लड़ती रही है। एक दो अवसरों को छोड़ दें तो यहाँ कोई विशेष सफलता कभी भारतीय बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिली और जी उनका वोट लगभग अगर अधिकतम गया है तो 5.5-6% तक गया। अभी जो उनके वोट की स्थिति है वो बहुत ही नगण्य सी है और जो इनेलो की स्थिति है वो भी बहुत कम है। तो ये दोनों को मिला के, गठबंधन को मिला के भी 4.5-5% तक, 4.5% या 5% तक वोट भी बनता है। तो मुझे नहीं लगता कि 4.5-5% के वोट में कोई बड़ा अंतर या कोई बड़ी उपलब्धि ये गठबंधन ले पाएगा। हाँ, ये जरूर है और कि कुछ हलकों में, कुछ विधानसभा क्षेत्रों में इनेलो को एक बढ़त मिल सकती है और एक से लेके पिछली बार उनके पास एक विधायक थे तो अब के एक या दो और विधायक ऐड हो सकते हैं दोनों के गठबंधन के मिला के। तो ये कोई स्थिति बन सकती है। इससे ज्यादा लाभ होता हुआ कोई इस गठबंधन से इन पार्टियों को लिए मुझे दिखाई नहीं देता। जी जी, बहुत धन्यवाद आपका जगदीप जी। और आपने आज रोशनी डाली कि किस तरह से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी एक तरह से ब्राह्मण है और बिजनेस कम्युनिटी है और एक पिछड़ा वर्ग से सैनी समाज को लेकर के, पिछड़ों के साथ लेकर के अपनी चुनावी व्यूह रचना कर रही है। अब देखना यह है, कांग्रेस की तरफ तो साफ है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं वो ही आगे, मतलब उनकी लीडरशिप में लगता है कि चुनाव कांग्रेस लड़ेगी। लेकिन उनका समीकरण क्या होगा, कैसे होगा, वो धीरे धीरे साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और ये भी है कि मायावती की तरफ से वहाँ उनके भतीजे आकाश आनंद गए हैं और वो कैंपेनिंग करेंगे इनेलो के साथ के मिल करके। तो चलिए, बहुत अच्छा आपने विश्लेषण किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर जी शुक्रिया। 5 बजे हरियाणा की राजनीति के किसी एक खास पहलू पर चर्चा करने के लिए। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इसका लिंक जो है वो आप अपने मित्रों से शेयर कीजिए, तो उससे हमारी रीच जो है वो और लोगों तक पहुंचेगी। और जगदीप सिंह सिंधु जिस तरह से एक स्पष्ट तरीके से हरियाणा की राजनीति का विश्लेषण कर रहे हैं, उसका लाभ सबको मिलेगा और सब लोगों को भी।